हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नेस थ्योरी, जो आपकी स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बनी हुई है। बच्चों, इसमें हम इसके नोट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट्स देखेंगे और इसके 3 टाइप्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वर्नेस थ्योरी जो थी वो आपके प्लैटिनम और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस पर ज़्यादा पढ़ी जाती है, तो हम उसके सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट वे भी बताऊंगी कि आप इन्हें कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके बीएससी और एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है वर्नर थ्योरी। जैसे कि हम जानते हैं, जो वर्नर थ्योरी है बच्चों, वो आपके वर्नर साइंटिस्ट के नेम पर ही रखी गई है। तो आपके जो साइंटिस्ट थे वर्नर, उन्होंने ही दी थी वर्नर थ्योरी। ये आपकी 1893 में दी गई थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिससे हमें पता चले कि आपका जो कंपाउंड है उसमें आइसोमराइजेशन कितना है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उस कॉम्प्लेक्स की, जो आपका कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन मेटल्स का। स्पेशली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? जो बच्चों आपके डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक जो होते हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्सेस आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, वो आपके हमेशा किससे बनाए जाते हैं बच्चों? डी ब्लॉक से। तो देखिए, समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों वो होता है जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आपका एक ट्रांजिशन मेटल हो। ट्रांजिशन मेटल मीन्स वो आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करता हो। और जब आपके साइड लिगेंड्स जो होते हैं, साइड एटम्स जो होते हैं, या हम बोल रहे हैं जो सराउंडेड एटम्स होते हैं, वो आपके लिगेंड्स होते हैं और वो आपके कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, तब हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो आपका मेटल होता है, जैसे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। बच्चों, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती हैं वो आपकी आयनाइज हो सकती हैं। आयनाइज मीन्स जब आप उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो वो एज अ प्रेसिपिटेट दूसरे रिएक्टेंट के साथ चली जाएगी और वो आयोनाइज हो जाएगी, मीन्स उस कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती हैं वो आपकी नॉन आयोनिक होती है। नॉन आयोनिक का मीन्स वो आपकी आयोनाइज नहीं होंगी बच्चों, और हम उन्हें ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपके सामने कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, CONH3 6Cl3। बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट में बना रही हूँ, ये आपका बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो आपके लिगेंड है 6, ये आपके न्यूट्रल भी हो सकता है, अनायनिक भी इन नेचर भी हो सकता है। तो ये जो आपके 6 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि ये क्या है? हमारी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। और ये जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आपकी आयोनाइज हो जाती है, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल। हमेशा बस आपको इतना फोकस करना है, जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीसीज़ है वो आयोनाइज नहीं होगी, जो ब्रैकेट के बाहर वाली स्पीसीज़ है वो ही आयोनाइज होगी। CONH3 का 6Cl3। बच्चों, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं इसे AgNO3 के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो क्या होगा कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी एटम्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों? आयनाइज हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो आपके ब्रैकेट में है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। जब मैं AgNO3 के साथ इसे ट्रीट करूंगी इस कॉम्प्लेक्स को, तो क्या होगा कि जो हमारा Ag है वो Cl के साथ क्या कर लेगा? प्रेसिपिटेशन कर लेगा। यहाँ पे आपके कितने क्लोरीन है बच्चों? 3 क्लोरीन है, तो आपके 3 मोल ऑफ AgCl के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो 3 AgCl निकले हैं, या जो हमारे Cl3 बाहर निकला है, उसे ही हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया बच्चों? आयोनाइज हो गया। आयोनाइज हो गया मीन्स ये क्या शो करेगा? आपकी प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बच्चों, वो यूजुअली आयोनाइज हो जाती है, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है
जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइज नहीं होती। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वैलेंसी होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वैलेंसी होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इन शॉर्ट, ठीक है, तो हमें पता चल गया प्राइमरी वैलेंसी होती है जिसे हम आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं, और हमारे पास मेटल के पास क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है जिसे हम नॉन आयोनिक या ऑक्सिलरी वैलेंसी बोलते हैं, जो आपकी आयोनाइज नहीं होती। जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का वो ही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में बात करूं कि आपसे कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चों, काउंट द लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। There is a central metal atom around which the neutral molecule or anions coordinated the neutral molecule or anions are called as ligand। जिसे मैंने बता दिया, जो भी आपका सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं लिगेंड्स, या हम बोलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं बच्चों, आपके लिगेंड्स होते हैं। जैसे इसमें NH3 क्या है आपका लिगेंड है, PT क्या है आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ट्रांजिशन मेटल है, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है। और जब आप इसे क्लोज कर दोगे ब्रैकेट में तो उसे क्या हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पास दोनों टेंडेंसी होती है कि वो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है बच्चों नेगेटिव आयन से, जैसे अभी हमने बात करी थी जिसमें आपके Cl3 थे, Cl नेगेटिव एज अ AgCl प्रेसिपिटेट के साथ निकल रहा था। जबकि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो सकती है नेगेटिव आयन से भी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी, मतलब NH3 से भी या Cl से भी। हमेशा याद रखना कि जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेंगे, कभी भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास अगर Cu2 पॉजिटिव का मेटल आयन है, अगर उसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, 4। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ले लूँ Cu NH3 4 Cl2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका एक, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपका मेटल आयन को शो कर रहा है। मेटल आयन क्या हो गया आपका, Cu हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका, 4। मीन्स ये क्या हो गई आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। Cl2 क्या है जो आयनाइज हो सकता है, वो कितना हो गया बच्चों हमारा आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो गया, मीन्स 2 है। क्लियर। अगर आप इसका ओवरऑल Cl को आयनाइज करेंगे तो इस पर आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा CuNH3 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके मेटल आयन पर कितना चार्ज है बच्चों, C2 पॉजिटिव का चार्ज है आपके मेटल आयन पर, अगर हम Cu की बात करें। ऐसे ही निकल के केस में, प्लेटिनम के केस में, क्रोमियम के केस में, कोबाल्ट के और Fe के केस में, सभी में आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करने का मौका मिलेगा। एक शॉर्टकट मैं इसमें आपको बता देती हूँ। सपोज अगर हमारे पास Fe3 प्लस कॉम्प्लेक्स है तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, 3। जितना मेटल आयन पे चार्ज है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी, उसका ट्वाइस कर देंगे तो वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। ये जस्ट टू मेमोराइज है। लिगेंड्स होते हैं वो आपके डिफरेंट वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म जो है वो आपका एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। यूजुअली जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें जो चेंज आते हैं, जो आपके लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कि ये आइसोमराइजेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल चार्ज होता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन पर वो रिजल्टेंट ऑफ द चार्जेस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड। मीन्स जो आपके कॉम्प्लेक्स पर ये चार्ज है ना 3 पॉजिटिव, वो आपका रिजल्टेंट चार्ज होगा आपके मेटल आयन का भी और लिगेंड का भी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी बात करी Cr3 पॉजिटिव 6 NH3, तो हमारे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CrNH3 6 3 पॉजिटिव। तो बच्चों अगर मुझे इसका टोटल चार्ज निकालना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है, तो हम जानते हैं जो क्रोमियम है उस पर कितना चार्ज दिया हुआ है, +3। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है बच्चों, +3। हमारा जो अमोनिया होता है वो क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 6 × 0 = 3। तो हमारा जो ओवरऑल चार्ज होगा, रिजल्टेंट चार्ज होगा, वो क्या होगा बच्चों, +3 होगा। अब हम बात करते हैं कि वर्नर थ्योरी जो आपके पर्टिकुलरली 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पर ज़्यादा वेरिएट करती हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। हम यूजुअली बात करते हैं कोबाल्ट और प्लेटिनम की। ये जो आपका कोबाल्ट और प्लेटिनम है और इसी पर ही सबसे ज़्यादा रिसर्च भी हुई है फॉर देयर वर्सेटिलिटी नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके जो कोबाल्ट हैं,
कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करेंगे बच्चों। कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं CO से। 3 क्या है इसका, मीन्स इस पर 3 पॉजिटिव का चार्ज होगा, जो आपकी क्या करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी क्या होने वाली है आपकी, 6 होने वाली है। ठीक है, अब बच्चों देखो, दे आर सेवरल एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे हम ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड पढ़ेंगे जिसका फॉर्मूला होता है COCl3 6NH3। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे कि ये कैसे हमारा वेरिएट करता है, कैसे प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, कैसे सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, और कितने इसमें आपके AgCl के साथ प्रेसिपिटेशन करेगा, कितना रिएक्टिव होगा इन नेचर। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एटम्स और लिगेंड्स हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, कितने बाहर हैं। ठीक है, वो सब कुछ हम इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं। जो आपका ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड है वो होता है COCl3 6NH3, जो कि आपका ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कलर का होता है। CONH3 6Cl3 को AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों। अभी हमने देखा कि जो हमारा Ag होता है वो Cl के साथ प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करता है। तो Ag कितने हैं बच्चों, यहाँ पर Cl कितना है बच्चों, 3। तो हमारे पास कितने मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे हमें AgCl के प्रेसिपिटेशन के। तो ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 ऑल 3 क्लोरीन एटम्स आर प्रेसिपिटेटेड एज AgCl। तो बच्चों जैसे ये 3 क्लोरीन आपके प्रेसिपिटेट होंगे AgNO3 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे 3 क्लोरीन हैं वो क्या है, आपके स्फीयर के बाहर है। जनरली हमें तो बस ये फॉर्मूला दिया गया COCl3 6NH3, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कितने क्लोरीन हमारे कोऑर्डिनेशन के अंदर है, कितने हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। तो वो हमें किससे पता चलता है, जब हमें AgNO3 के साथ ट्रीट कराएंगे और प्रेसिपिटेशन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो 3 क्लोरीन है वो सारे के सारे क्या आपके कोऑर्डिनेशन के बाहर हैं। नेक्स्ट आपका, अगर हम इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है CO2SO4 312NH3, और जो 3 क्लोरीन होते हैं वो आपके लोस्ट कैसे हो जाते हैं, HCl। मीन्स अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, ठीक है, तो जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी आपके क्लोरीन होंगे, मीन्स 2 3 जितने भी आपके क्लोरीन होंगे जो आयनाइजेबल इन नेचर होगा, या कोई भी एनायनिक पार्ट होगा जो आयनाइजेबल इन नेचर होगा, वो क्या करेगा बच्चों, एज अ HCl प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हमें क्या पता चला, अगर हमें 3 मोल ले हैं HCl के, तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे 3 क्लोरीन क्या है, वो आयनाइजेबल इन नेचर है। मैं आपको बस 1 या 2 डिटेल में समझा देती हूँ, आफ्टर दैट सब सिमिलर है, आपको कुछ याद भी नहीं करना है, बस उनके नेम डिफरेंट है। ठीक है, उससे क्या पता चलता है हमें बच्चों, जो आपके 6 अमोनिया है वो क्या है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। हमें क्या पता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो आयनाइज नहीं करता। ठीक है, तो मीन्स जो आपके आयनाइज नहीं कर रहे वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी आपके मेटल के साथ अमोनिया के बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से वो क्या नहीं हो रहे, आयनाइज नहीं हो रहे, आयनाइज नहीं हो रहे, जिससे हमें कंक्लूजन मिला कि वो क्या है, स्फीयर के अंदर है। लेकिन जो आपका क्लोरीन का बॉन्ड है वो क्या है, वीक इन नेचर है, जिसकी वजह से वो आयनाइज हो पा रहा है कि उसका मेटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। वीक होने की वजह से ये क्या हो रहा है, आयनाइज हो पा रहा है, जिससे हम एज अ रिजल्ट बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपका स्फीयर के बाहर है क्लोरीन। ठीक है बच्चों, जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी जो होती है वो आपकी हमेशा डिपेंड करती है कि आपके कितने आयन्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, दी प्राइमरी वैलेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। जो आपकी सॉलिड लाइन है ये आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी को। हमने क्या बात की थी, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल इन नेचर होती है। जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन से, मीन्स ये क्या है, हमारी नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। बच्चों अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है, आप सिंपल कॉम्प्लेक्स लिखिए, उसमें दिखाइए कि आप रिएक्शन किस चीज़ के साथ कर रहे हो और आपको क्या बाय प्रोडक्ट मिला है और कौन सा आपको कॉम्प्लेक्स मिला है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको पूरी की पूरी ऐसे थ्योरी लिखने की, आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। को ये लिखना है प्लस ट्रीट कराइए इसे AgNO3 के साथ, AgNO3, और दिखा दीजिए कि आपको 3 मोल मिले हैं AgCl के। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो पोस्टुलेट्स हैं सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और ऐसे कर सकते हो जैसे डॉटेड लाइन इक्वल सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, सॉलिड लाइन इक्वल प्राइमरी वैलेंसी,
आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इतनी थ्योरी इसे मेंशन करो, लेकिन हाँ अगर आप सिंपल वन एग्जांपल दे रहे हो और आपका लॉन्ग में क्वेश्चन है तो आप थ्योरी भी ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आपका COCl3 5NH3H2O, जो आपका पिंक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगेन जब हम AgNO3 के साथ इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करेंगे, आपके 3 क्लोरीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जिससे हमें क्या पता चला है कि आपके जो 3 क्लोरीन है वो आपके प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं और आयनाइजेबल इन नेचर है। ठीक है, दिस इंडिकेट अगर हम इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, CO2SO4 का थ्राइस 10NH3 5H2 ऑन हीटिंग लॉसेस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमें क्या मिलेगा CO2SO4 3 10NH3 2H2O, जो जिससे हमें इंडिकेट हो रहा है कि जो हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या आपका मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड है, जिसकी वजह से वो आयनाइज नहीं हो रहा। आप सिंपल इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो और इस कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हो और रिएक्शंस लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। सेम ऐसे ही आप कंडक्टिविटी लिख सकते हो कि 4 आयंस की कंडक्टिविटी है। सेम ऐसे ही पुरपुरियो कोबाल्टिक क्लोराइड है COCl3 5NH3, इसका फॉर्मूला है वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगेन सेम थ्योरी रिपीटेशन है, आपको बस ये देखना है स्ट्रक्चर से आप याद कर सकते हो। आप जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और जो आप इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखोगे, जो आप इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओगे बच्चों, उससे आपको क्या पता चला, 2 Cl हैं जिसे आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, और ये क्या है आपके सारे क्या हैं, ये अंदर वाले ये आपके क्या है सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेंगे, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करनी है। जस्ट हमने क्या बात की थी कि जो हमारा क्लोरीन है नेगेटिव है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करेगा, इसलिए हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से भी और सॉलिड लाइन से भी। बच्चों ये सब कुछ ना सेम है, आप इसे अपने आप रीड कर लेना। प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 4NH3, अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बस इनका ना नेचर एक तो कलर चेंज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब बस आपको ना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला याद करना है कि आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किस टाइप से फॉर्मेशन हुआ, उससे ही आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर लोगे। अब हम बात करते हैं प्लैटिनम 4 अमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स PT4 पॉजिटिव अमीन कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे। हम कोबाल्ट और प्लैटिनम के ही कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। अगेन आपका जो पहला कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है वो है आपका PTCl4 6NH3। अगर आप AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो जो आपके 4 क्लोरीन एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज AgCl, जिससे हमें पता चला है कि 4 क्लोरीन एटम जो हैं वो आपके मेटल से डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो आपके बाहर की साइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। ये आपको अगेन बस इसे याद कर लेना और ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स याद करना है। ठीक है, हर किसी के लिए सेम ट्रीटमेंट है, सेम कंडक्टिविटी मेजरमेंट है, 5 आयंस की होगी। अगेन नेक्स्ट आपका PTCl4 5NH3। आप कोई से भी 1 या 2 कंपाउंड ले सकते हो और उसमें से किसी को भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो एग्जाम में। अगर आपको सबको रिप्रेजेंटेशन करना है तो बेस्ट है कि आप उनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखें ऐसे और ये उसका नेमिंग करें, उसे ऐसे शो करें, उसका स्ट्रक्चर शो करें और 1-2 रिएक्शन शो कर दें और कंडक्टिविटी लिख दें। कंडक्टिविटी इक्वल 4 आयंस। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ये भी फिर आ गया आपका PTCl4 4NH3 जो सेम है, सेम आपको बताना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कीजिए, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है मॉलिक्यूल वो एटम, वो आपके क्या आयनाइजेबल, जो अंदर है वो नॉन आयनाइजेबल है या डायरेक्ट अटैच्ड है मेटल के साथ। इन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सब सेम है बच्चों। ठीक है, जो भी आपको कुछ इजी लगे, जोन सा स्ट्रक्चर इजी लगे वो आप लिख सकते हो। अभी हमने किसकी बात करी, प्लैटिनम 4 पॉजिटिव की। अब है हमारे प्लैटिनम 2 पॉजिटिव के भी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो अमीन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो वनस थ्योरी को रिलेट करते हैं और वेरिएशन शो करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के साथ। तो जो आपका PTCl2 4NH3 है ये आपका आता है प्लैटिनम 2 अमीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अगेन आप इसे याद करो, इसे करना आपका ये सारा एक बार में हो जाएगा, सेम टू सेम है बच्चों। वो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लेंथी करना है। और पूछा कौन से कॉम्प्लेक्स के बारे में गया है, कोबाल्ट के बारे में पूछा गया या प्लैटिनम के बारे में पूछा गया, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव के बारे में पूछा गया या प्लैटिनम 4 पॉजिटिव के बारे में पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्लेक्सेस लेने हैं और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उन्हें एक्सप्लेन करना है।
Thank you. For more videos, like, share and subscribe.